जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस 24 में। दोस्तों, आज फिर से हम आपको मैथ के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराने वाले हैं। साथियों, ये जो प्रश्न हमने संकलित किए हैं ये किसी एक एग्ज़ाम को फोकस करके नहीं किए गए। आप किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले इस प्रैक्टिस सेट को अपने आप से सॉल्व कर सकते हो, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। साथियों, विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हैं उनको हमने एक जगह संकलित किया है। आपको निश्चित ही एग्ज़ाम देने पर इनका बेनिफिट मिलने वाला है। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, आप बढ़ते हैं। हमें दिया गया है, जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 164 रुपये की वृद्धि की जाती है तो 12% की हानि 8.5% के लाभ में बदल जाती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न में हमें वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, मतलब कि क्रय मूल्य कहते हैं जिस पर की कोई वस्तु हम खरीद कर लेकर आए थे, कॉस्ट प्राइस जिस पर की हमें वस्तु मिली थी, हमें बताना है। तो हमसे कहा गया है कि 164 रुपये की वृद्धि की जाती है, तो पहले क्या होता था? पहले होती थी साथियों 12% की हानि होती थी। अब क्या होने लगा? जैसे ही 164 रुपये की वृद्धि करी, आपको 8.5% का लाभ होने लगा। हम क्या करेंगे? 12 और 8.5 को जोड़ लेंगे। 12 और 8.5 होता कितना है? 20.5। आप इसे 20 सही 1/2 भी लिख सकते हो परसेंट। 20 दूनी 40 और 1 41/2 भी आप इसे लिख सकते हो परसेंट। और ये है किसके बराबर? यह है 164 रुपये के बराबर, क्योंकि प्रश्न में साफ साफ कहा गया है कि 164 रुपये की यदि वृद्धि की जाती है तो पहले 12.5% की हानि होती थी और अब 8.5% का लाभ होने लगा। अर्थात ये तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हमने घटाया क्यों नहीं। पहले साथियों आपको 12% की हानि होती थी और जैसे ही हमने वृद्धि करी तो क्या हुआ? इस पहले तो माइनस होता था और इस बार प्लस होने लगा 8.5% का लाभ। तो आप क्या करोगे? यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए आप दोनों को ऐड करोगे, ना कि इसमें से घटाओगे, इसलिए हमने यहाँ ऐड किया। तो साथियों 41/2% बराबर कितना दिया है? 164। आप क्या करोगे? 41% की वैल्यू 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लोगे। 164 दूनी होता है 328। 41% की वैल्यु कितनी है? 328। आप 1% की वैल्यू यहाँ से ज्ञात कर लोगे, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 328/41। जब आप इससे काटोगे तो यह 8 टाइम पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 1% की वैल्यू आपको 8 मिली, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, तो 100% की इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 100 से इसकी मल्टीप्लाई करी तो आपको 800 रुपये प्राप्त हो गया। विकल्प नंबर डी सही होगा। यह आपका आंसर है। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें दिया गया है, एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 96 मीटर, 102 मीटर और 146 मीटर है। इसका क्षेत्रफल समचतुर्भुजाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसका एक विकर्ण 60 मीटर है। इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें दूसरे विकर्ण की लंबाई बतानी है। साथियों, हमें कंडीशन दी गई है कि इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं। हमें पहले त्रिभुजाकार पार्क दिया है और उसकी भुजाएं दी हैं। भुजाएं हैं क्या? 96, 110, 146। साथियों, यदि आप इन्हें बारीकी से देख रहे होंगे तो आपको पता चला होगा कि यह एक त्रिप्लेट है, और त्रिप्लेट होने से हमें यह भी पता चल चुका कि त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की क्या पहचान होती है? कि इसका एक कोण 90 अंश का होगा, उसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं। साथियों, यदि आपको इन त्रिप्लेट की ज्ञात नहीं है तो जब हम कंप्लीट मैथ कराएंगे आपको सब कुछ बताते चलेंगे। वैसे ही ये मोस्ट त्रिप्लेट होता है, कुछ त्रिप्लेट मुख्य होते हैं, वह आपको ज्ञात होने चाहिए। अब हमें क्या पता है? त्रिभुज समकोण है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और हमसे कहा गया है
कि यह जो क्षेत्रफल है किसके बराबर है, समचतुर्भुज आकार जो मैदान है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 d1 गुणा के d2। ये d1 d2 क्या है, यह है विकर्ण है इन दोनों के। अब इनमें जो मान वैल्यू दी गई हैं हम पुट कर लेते हैं। साथियों यदि आपको ट्रिपलेट नहीं पता होता तो आप मास्टर फार्मूला होता है एस माइनस के एस 1 एस माइनस के 2 अंडर रूट करके उस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके क्वेश्चन को फिर से सोल्व करने लगते हैं, लेकिन उससे थोड़ा समय लग जाएगा। समय बचाने के लिए हमने इस ट्रिक का इस्तेमाल किया है। अब हमें पता है आधार क्या है, आधार है 96 गुणा के ऊंचाई कितनी है 110। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कौन सी क्या रखें। साथियों इससे प्रश्न में आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है कि इसका जो विकर्ण होता है सबसे बड़ा होता है। तो साथियों इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 146 है, तो आप 146 को छोड़ देंगे। हमें आधार और ऊंचाई का प्रयोग करना है, तो इन दोनों में से आप कोई सा कुछ भी रख सकते हो। अब आपको कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। 1/2 दोनों तरफ कॉमन है, आप पहले ही कैंसिल कर लीजिए, आपको कैलकुलेशन में नहीं तो परेशानी होगी। d1 की वैल्यू कितनी दी गई है, हमें बताया है कि विकर्ण 60 मीटर है, अतः d1 की वैल्यू 60 मीटर है और आपको d2 की वैल्यू फाउंड करनी है। साथियों यह 60 इसके नीचे आ जाएगा, तो d2 बराबर होगा 96 गुणा के 110/60। अब इस शून्य से इस शून्य को काट लेंगे। यदि 6 से हम इसे डिवाइड करते हैं तो 6 × 6 और 6 × 36 16 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो dt की वैल्यू मिली हमें 16 गुणा के 11। मैंने कई बार आपको 11 की मल्टीप्लाई का रूल बताया है। आप क्या करेंगे 6 और 1 को ऐसे के ऐसे ही रख लेंगे, 6 और 1, और आप क्या करोगे इन दोनों का जो योग होता है उसे मध्य में रख लेंगे। आपको क्या मिला 176 मीटर, यही आपका आंसर होगा। विकल्प नंबर बी सही होगा। तो आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। साथ प्रश्न होगा कि यह सत्यता की जांच कराइए कि क्या ये ट्रिपलेट हमारे सत्य हैं, त्रिभुज समकोण है भी या नहीं है। हमने क्वेश्चन अपना गलत कर लिया। तो आपने एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। दोनों भुजाएं हैं क्या 96 का वर्ग प्लस के 110 का वर्ग बराबर कितने का होगा 146 के वर्ग के बराबर होगा। अगर हमारी ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है तो त्रिभुज हमारा समकोण था और हमने अपना क्वेश्चन सही करा है। तो आइए देखते हैं। 196 का वर्ग होता है 9216 प्लस के 110 का वर्ग क्या होता है, आपने देखा होगा कि 11 का वर्ग 121 होता है, तो आप 121 लिख लोगे और 2 जीरो आगे लगा लोगे। 146 का वर्ग होता है 21,316। अब आप जब इन दोनों को जोड़ते हो तो आपको 21,316 इधर मिला और 21,316 इधर मिला, अर्थात दोनों तरफ इक्वल वैल्यू आई। कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है, मतलब कि त्रिभुज समकोण था। तो हमने जो प्रश्न किया है वह सत्य होगा। आशा करता हूँ अब आपका कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें दिया गया है राम अपनी मासिक आय का 42% भोजन पर, 16% मकान के किराए पर, 11% मनोरंजन पर और 7% परिवहन पर खर्च करता है, लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 के खर्चे की पूर्ति के लिए उसे साहूकार से 12,000 रुपये उधार लेने पड़े। उसकी मासिक आय कितनी थी। पहले प्रश्न में हम जो डाटा दिया गया है उसकी एंट्री कर लेते हैं। हमें दिया गया है कि मासिक आय का 42% भोजन पर, तो भोजन पर उसने कितना किया, भोजन पर करा उसने 42% खर्च। आगे प्रश्न में दिया गया है कि 16% मकान के किराए पर, तो उसने किराए पर कितना किया, किराए पर उसने खर्च किया 16%। आगे प्रश्न में दिया गया है 11% उसने मनोरंजन पर खर्च किया, तो मनोरंजन पर कितना किया, मनोरंजन पर किया उसने 11%। और प्रश्न में आगे दिया गया है 7% उसने परिवहन पर खर्च किया, परिवहन पर उसने 7% वैल्यू खर्च की। हम देखते हैं कि क्योंकि किसी की भी आमदनी 100% मानते हैं हम,
100% में से कितनी उसने अपनी आमदनी खर्च कर दी, जो उसके पास पॉकेट मनी आई थी, देखते हैं कितनी उसने खर्च कर दी। तो यदि हम इन सबको जोड़ते हैं 24, 16, 11 और 7 को, तो आपको 76 प्राप्त होगा। 76% उसने वैल्यू खर्च कर दी। टोटल होती कितनी है? 100% होती है। 76 उसने खर्च कर दी, तो उसके पास अभी कितनी परसेंट वैल्यू बची होगी? उसके पास अभी 24% वैल्यू बची होगी। और 24% की वैल्यू हमें दी कितनी है? हमें प्रश्न में दिया गया है आगे कि 18,000 का कोई खर्च था साथियों। कितना था? 18,000 का कोई खर्च आया, उसका कोई फंक्शन आया शादी के कारण। अब उसमें उसने क्या करा कि 12,000 रुपये साहूकार से उधार ले लिए। मतलब कि कुछ पैसे उसके पास होंगे, उसने लिए कितने हैं? 12,000 रुपये उधार लिए। 18,000 में से जब 12,000 हम घटाते हैं तो 6,000 मिलेगा। अर्थात 6,000 रुपये इस सब खर्च के बाद अभी उसके पास बचे हुए थे। जितने कम पड़े उसने साहूकार से उधार ले लिए। तो 6,000 रुपये की वैल्यू किसके बराबर दी है? हमें दिया है 24% की वैल्यू कितनी है? 6,000 रुपये है। हम 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1% बराबर होगा 6,000/24। हम इसे 6 से दोनों वैल्यू को कैंसिल कर लेंगे। 24 से जब आप इसे काटोगे, सॉरी साथियों, जब आप 6 से इसे काटोगे तो 1,000 टाइम कट जाएगा, और इसे काटोगे तो 6 × 24। आप इसे 4 से काट लेना तो यह 250 टाइम कट जाएगा। तो आपको 1% की वैल्यू कितनी मिली? 250 मिली। अब कोई भी आमदनी या आय होती है वो 100% होती है अपने आप में, तो हम क्या करेंगे? इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अर्थात 100% की वैल्यू आप जानना चाहो तो 250 गुणा के 100 करोगे तो आपको मिलेगा 25,000 रुपये। विकल्प नंबर बी सही होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें दिया गया है एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं। वह 2/3 खिलौनों को 35% के लाभ पर और शेष खिलौनों को 10% की हानि पर बेचता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। हमें 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प क्लिक करना है। तो हम क्या करेंगे साथियों? हमें कहा गया है कि 2/3 खिलौनों को, अर्थात 2/3 की बात कही जा रही है। टोटल है कितने? 3, और 3 में से 2 को क्या करता है? वो 35% के लाभ पर बेचता है। और शेष कितना रह गया? 3 में से 2 तो हमने सेल कर दिए, तो आपके पास रहा कितना? 1 खिलौना। तो 1 खिलौनों को क्या करेगा? वो 10% की हानि पर बेच देगा। और उसमें आपको बताना है टोटल व्यापार में उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना हुआ। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने क्या करा? हम करेंगे लेट, मतलब कि एक जो उसका सामान है खिलौना, उसकी वैल्यू हमने 100 रुपये मान ली। 100 रुपये है एक खिलौने की वैल्यू। अब उसने क्या कहा कि 3 में से 2 खिलौने उसने क्या करा? 35% लाभ पर बेच दिए। और 2 खिलौनों की वैल्यू कितनी होगी? जब एक की 100 रुपये है तो 2 की कितनी होगी? अर्थात उसने 200 रुपये खर्च कर दिए, और उसे क्या हुआ? 35% का लाभ हुआ। 200 पे उसे 35% का लाभ हुआ बटे 100 कर लेंगे। जब आप 100 से इसे काटोगे तो 2 टाइम कट जाएगा, अर्थात उसे 70 रुपये का लाभ हो चुका। 2 खिलौने बेचने पर उसे 70 रुपये का लाभ हो चुका। अब प्रश्न में आगे कहा गया है कि शेष खिलौनों को उसने 10% की हानि पर सेल किया। खिलौने टोटल 3 थे, 2 उसने सेल कर दिए। अब उसके पास खिलौना एक शेष बचा हुआ है, और एक खिलौने की वैल्यू कितनी है? 100 रुपये। अर्थात अगले 100 रुपये पर उसे कितने परसेंट की? 10% की हानि होगी। 10/100, दोनों जीरो, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया तो मिला 10 रुपये। 10 रुपये का क्या हुआ? उसे हानि। हम देखें टोटल व्यापार में उसे क्या हुआ? 70 रुपये का तो उसे लाभ हो रहा था, और 10 रुपये की हानि। उसे टोटल में 60 रुपये का लाभ हो चुका। और यह लाभ होया कितने रुपये पर है? टोटल उसकी जेब से कितने खर्च हो गए थे दोस्तों? ये हुए 100, ये हुए। उसकी जेब से टोटल 300 रुपये खर्च हो चुके थे, तो 60 रुपये का उसे लाभ हुआ। 60 रुपये का लाभ हुआ, और कितने के ऊपर? 300 रुपये के ऊपर हुआ। गुणा के 100 हम कर देंगे। 100 से जब आप 300 को काटोगे तो 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा, और 3 से जब इसे काटोगे 60 को, अर्थात उसे 20% का लाभ होगा। टोटल व्यापार में उसे 20% का लाभ हुआ। विकल्प नंबर
डी सही होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें दिया गया है यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 21 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, इसकी अंतः त्रिज्या की माप ज्ञात कीजिए। साथियों यह प्रश्न डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसे आप फार्मूला ज्ञात है तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसका फार्मूला क्या होता है? त्रिभुज की अंतः त्रिज्या की माप होती क्या है साथियों? आप सबसे पहले परपेंडिकुलर को लिखोगे, प्लस के बेस माइनस के हाइट करोगे, अपॉन 2 कर दोगे। इस फार्मूले को आप ध्यान रख लेना, आपको 1 नंबर एग्जाम में मिल जाएगा। पी दिया कितना है अपना 35, प्लस के बेस कितना है, बेस दिया है आपको 28 और हाइट कितनी है 21। 28 में से यदि 21 घटाते हैं तो 7 मिलेगा, अपॉन 2। यदि 35 और 7 को जोड़ते हैं तो 42 मिलेगा, 42/2। 2 से जब 42 कटेगा तो 21 सेंटीमीटर आपको आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। विकल्प नंबर बी सही होगा। तो आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें दिया गया है ए किसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य का 30% भाग 3 दिन में कर सकता है। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ कार्य किया, शेष कार्य अकेले सी द्वारा 6 दिनों में पूरा किया गया। बी और सी मिलकर मूल कार्य का 70% भाग कितने दिनों में पूर्ण करेंगे? साथियों आपको जैसे जैसे प्रश्न में कहा गया है आप सेम करते जाइए, नहीं तो आपको इस प्रश्न को गलत करने के चांस बढ़ जाएंगे। हमें दिया गया है कि 2/5 भाग 6 दिनों में पूरा कर सकता है। कौन? ए 2/5 भाग 6 दिनों में पूरा कर सकता है, अर्थात पूरे कार्य को 5 मान लिया जाए तो उसके 2 भाग को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। तो एक दिन में हम जाने टोटल काम कितने दिनों में पूरा करेगा, तो आप 5 की 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको 30 प्राप्त होगा। 6 पंजे 30 और 30 को 2 से भाग दे दीजिए, अर्थात 15 दिन में एक कंप्लीट कार्य समाप्त कर सकता है। अब प्रश्न में आगे कहा गया है बी उसी कार्य का 30% भाग 3 दिनों में पूरा कर सकता है। 30% जब हटेगा तो 100 से भाग हो जाएगी, 0 से 0 कटेगा तो आपको 3/10 मिल जाएगा। तो बी 3/10 भाग मतलब कि 10 टोटल काम को यदि 10 मान लिया जाए तो 10 में से 3 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकता है? 3 में। तो हम जानना चाहें कि टोटल काम को कितने दिनों में कर लेगा, तो 10 या 30 हो जाएगा। और 30 को जब आप 3 से भाग दोगे, 30 को जब आप 3 से भाग दोगे तो फिर से आपको 10 प्राप्त हो जाएगा, 10। तो 10 दिनों में भी कंप्लीट कार्य समाप्त कर सकता है। अब जब से हम आपके सामने काम तो किए जा रहे हैं, लेकिन काम का पता नहीं है कितना, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 15 और 10 का एलसीएम कितना प्राप्त होगा आपको? 30। 15 से देखते हैं तो 2 टाइम डिवाइड होगा और 10 से देखते हैं तो 3 टाइम डिवाइड होगा। ये क्या है? इनकी कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता। अब देखते हैं कि दोनों एक दिन में कितना काम कर लेंगे। तो 3 तो यह कर सकता है, बी की कार्य क्षमता कितनी है? 3, और एक ही है 2, तो दोनों मिलकर एक दिन में ये 5 काम कर सकते हैं। प्रश्न में आगे क्या कहा गया है कि इन्होंने 4 दिन तक एक साथ कार्य किया है, अर्थात यदि ए प्लस बी यदि एक साथ कार्य करें और 4 दिन तक करें, इनकी कार्य क्षमता है कितनी? 5 की, अर्थात ये 20 काम को कंप्लीट कर लेंगे। 4 दिनों में इन्होंने 20 काम कंप्लीट कर लिया। शेष काम कहा कितना रहा? 30 तो काम था, 20 कंप्लीट हो गया, अर्थात अभी 10 काम आपके पास शेष है। और प्रश्न में आगे कहा गया है कि शेष कार्य सी द्वारा 6 दिनों में कंप्लीट हो जाता है, अर्थात इस काम को सी 6 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। अब हम देखते हैं सी की कार्य क्षमता होगी कितनी, तो 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, अर्थात सी की कार्य क्षमता कितनी हुई? 5/3। ये सी की कार्य क्षमता आ गई। अब आपके पास तीनों की कार्य क्षमता है। प्रश्न में आगे कहा गया है कि बी और सी मिलकर मूल कार्य का 70%
कितने दिनों में समाप्त करेंगे? कौन कौन? बी और सी। बी की कार्य क्षमता कितनी है? 3 प्लस के बी और बी प्लस के सी से कार्य कराएंगे अब हम 70%। बी की कार्य क्षमता कितनी है? 3 और सी की कार्य क्षमता अभी निकाल ली है हमने 5/3। हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम आएगा तो 3 तिया 9 प्लस के 5 बराबर कितना होगा? बराबर होगा 9 और 5 को जब जोड़ोगे आप तो 14/3 हो जाएगा। अर्थात बी और सी यदि एक साथ कार्य करते हैं तो एक दिन की इनकी कार्य क्षमता 14/3 है। तो दोस्तों प्रश्न में आगे कहा गया है कि मूल कार्य का 70%। मूल कार्य है कितना? 30 और इसका 70% कार्य बटे 100 कर देंगे। और क्या कहा गया है किसके द्वारा? बी और सी के। और बी और सी की कार्य क्षमता हमने अभी निकाली है 14/3 आई है। तो आप क्या करोगे? गुणा 3 ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या होगा? मल्टीप्लाई में 14 मिलेगा। अब आप इन दोनों जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर लोगे। 7 से जब आप इसे काटोगे तो 2 टाइम कटेगा, 7 दूनी 14 होता है और 3 तिया 9, तो आपको मिला 9/2 दिन में कार्य पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपका यही आंसर है तो यहीं छोड़ देंगे। यदि इसे आगे बढ़ाना चाहे तो आगे भी बढ़ा सकते हैं। 2 चौक 8 मतलब कि 4 सही 1/2 दिन में कार्य कंप्लीट समाप्त कर देंगे। बी और सी कार्य जो मूल कार्य है इसका 70% भाग 4.5 दिन में समाप्त कर देंगे। तो आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। दोस्तों आज हमने यहीं तक प्रश्न लिए थे। यदि आपको हमारे द्वारा की गई मेहनत पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों साथ ही साथ वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप या आप फेसबुक चलाते होंगे वहाँ पर शेयर कर दीजिए, इससे वीडियो और दोस्तों तक पहुँच जाती है। तो साथियों मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।